हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार जीएस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में देखा था आपने कि आज से हमारा पॉलिटी का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो भी टॉपिक वाइज, यानी कि हर दिन एक टॉपिक उठाएंगे और उससे बनने वाले पूरे PYQ और MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जिसे फर्स्ट चार्टर भी बोला जाता है, उसका क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए है भारत में संघीय शासन की स्थापना करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना, भारत में द्वैत शासन लागू करना और भारत में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित करना। आप सभी को बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो SSC CGL 2023 में आया था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इसका नाम मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स ऑफ ईस्ट इंडीज कंपनी था। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को किस पद में परिवर्तित किया गया? यानी कि 1773 का जो एक्ट आया, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको किस नाम से जाना जाने लगा? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, क्वेश्चन क्या है? बंगाल के गवर्नर को, इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल उसको बोला जाने लगा, इस नाम में उसको परिवर्तित कर दिया गया। उससे पहले 1773 के एक्ट से पहले उसको बंगाल का गवर्नर इस नाम से जाना जाता था और उसके बाद उसको बंगाल का गवर्नर जनरल इस नाम में परिवर्तित कर दिया गया। और बंगाल के सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य नियुक्त किए गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन SSC CPO 2024 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? जो भारत में जो उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया था, उस समय भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी, वो कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? यानी कि जो ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 आया था, उसके द्वारा इनमें से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? क्या विधि आयोग थी, लोक सेवा आयोग, फेडरल कोर्ट या बोर्ड ऑफ कंट्रोल? तो 1784 के द्वारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा BOC की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा BOC की स्थापना की गई थी और इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। फिट्स इंडिया एक्ट 1700 अगला क्वेश्चन है फिट्स इंडिया एक्ट 1784 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो फिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था उस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 1784 के एक्ट में 1784 का एक्ट इसलिए आया था, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसको लग रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सही तरीके से भारत में काम नहीं कर रही है, इसीलिए उन्होंने फिट्स इंडिया एक्ट 1784 भेजा था और इसका उद्देश्य था कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर देख रेख करना और उसकी जांच करना। तो कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है चार्टर एक्ट 1793 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चार्टर एक्ट 1793 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना, चार्टर का 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण और प्रतियोगी परीक्षा और मिशनरियों को स्वतंत्र प्रवेश। तो चार्टर एक्ट यहाँ पर देखते हैं। चार्टर एक्ट 1793, इस एक्ट का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा देना। चार्टर एक्ट 1793 का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि कंपनी के पास जो व्यापार करने का एक अधिकार था उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा देना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की संसद ने उसको ईस्ट कंट्रीज देशों में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्षों के लिए व्यापार पर ईस्ट कंट्रीज में अकेले व्यापार करेगी, उसको ये छूट प्रदान थी। अब जो चार्टर एक्ट 1793 आया था उसी के द्वारा उसके एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1793 के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना गलत है, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था। मिशनरियों को स्वतंत्रता प्रदान करना, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा, इसका भी संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी एकमात्र ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, 1793 में सिविल सेवा परीक्षा की स्थापना हुई थी। दोस्तों 1793 में
सिविल सेवा परीक्षा की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी स्थापना की थी 1793 में। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। आगे है चार्टर एक्ट। आगे क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो चार्टर एक्ट 1813 का महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें 2 पॉइंट हैं, चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, इसको जारी रखा और कंपनी के सभी अधिकार बंद कर दिए। तो इसका राइट आंसर है कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार अधिकांशतः समाप्त। इसमें अधिकांशतः शब्द इसीलिए आया है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीन के साथ व्यापार जारी रख सकती है, एकाधिकार चीन, इसीलिए यहाँ पर अधिकांशतः शब्द का यूज किया गया है। आगे है चार्टर एक्ट 1813 के बाद भी कंपनी का किस व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा चाय और चीन के साथ व्यापार यह कंपनी का एकाधिकार बना रहा, लेकिन दोस्तों आगे चलकर भी इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन 1813 के बाद कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वो बना रहा। आगे है चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई? ब्रिटिश संसद में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि जो इंडियंस हैं उस टाइम पर वो अशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। तो ब्रिटिश संसद ने 1813 के चार्टर में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है। आगे है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को किस पद में परिवर्तित कर दिया गया? सबसे पहले एक सेकंड न्यू स्लाइड लेते हैं उस पर पूरा। सबसे पहले 1793 में बंगाल का गवर्नर, इसके बाद 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद 1833 में इसे समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद 1858 में इस पद को भी समाप्त कर भारत का वायसराय, भारत का वायसराय
वायसराय। भारत का गवर्नर जनरल के बाद भारत का वायसराय इस पद को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसको भी हटा दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल दोबारा इस पद को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पद को बनाया गया। तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं। 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल, 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना। इस बार 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, 1858 में भारत का वायसराय, 1947 में भारत का गवर्नर जनरल और 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1833 के समय जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक। 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। यहाँ पर कॉर्नवालिस हैं, इन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा। तो यहाँ पर बैली जली है, लॉर्ड बैली जली, इन्हें सहायक संधि का जनक। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कैनिंग। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। वायसराय। आगे है चार्टर एक्ट 1833 का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो चार्टर एक्ट 1833 का इम्पोर्टेंट जो प्रावधान है वह है सेकंड, इसका आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय विधायी शक्ति का विस्तार करना। यानी जो केंद्रीय विधायी शक्ति थी उसका विस्तार करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? 1833 के एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि विधि आयोग का गठन किया जाएगा और प्रथम विधि आयोग के सदस्य थॉमस मुनरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। एक सेकंड, टीवी मैकाले को इसका सदस्य, प्रथम सदस्य नियुक्त किया गया विधि आयोग का। इसकी स्थापना 1833 के एक्ट से हुई। तो विधि आयोग के पहले सदस्य टीवी मैकाले बने। ऑप्शन बी का सही उत्तर है। आगे है चार्टर एक्ट 1833 के बाद कंपनी का स्वरूप मुख्यतः क्या रहा? यानी कि जो चार्टर एक्ट 1833 आया उसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और इसे केवल प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। आप सभी को पता होगा, पिछली स्लाइड में हम सभी ने पढ़ा कि 1818 एक्ट के बाद कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर चीन और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इसीलिए केवल प्रशासनिक अधिकार कंपनी के पास बचे और व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे है
चार्टर एक्ट 1853 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो चार्टर एक्ट 1833 के बाद चार्टर एक्ट 1853 आया। सबसे पहले बता रहे हैं कि चार्टर का हिंदी में अर्थ होता है राजपत्र। तो चार्टर एक्ट 1853 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है खुली प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत, यानी कि जो 1793 में सिविल सेवाओं की स्थापना की गई थी, उनमें मतलब उनकी कुछ लिमिट्स थी, मतलब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लेकिन 1853 के बाद खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत आया, यानी कि अब हर कोई जो कि 21 वर्ष का है वो इन परीक्षाओं के लिए पात्र है। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे है चार्टर एक्ट 1853 में परिषद में क्या परिवर्तन किया गया? जो 1853 का चार्टर आया था, सबसे पहले बता दें एक क्वेश्चन SSC GD 2025 में पूछा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। चार्टर एक्ट 1853 में परिषद में क्या परिवर्तन किया गया? इसका आंसर है विधायी व कार्यकारी कार्य का पृथक्करण किया गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विधायी और कार्यकारी इन कामों को अलग अलग कर दिया गया और इन सभी के लिए BOD और BOC बनाए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOC एंड BOD। BOC का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और BOD का अर्थ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 1853 के एक्ट में BOC और BOD बनाए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के विधायी और कार्यकारी कार्यों का देख रेख करेंगे। आगे है केंद्रीय विधायिका की आधारशिला किस अधिनियम से रखी गई? यानी जो केंद्रीय विधायिका की आधारशिला है वो किस अधिनियम में रखी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा केंद्रीय विधायिका की स्थापना या आधारशिला रखी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर संसद का प्रभाव सबसे पहले किस अधिनियम से स्पष्ट हुआ? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर संसद का प्रभाव, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर जो संसद का प्रभाव है, यानी उस पर ब्रिटिश संसद के द्वारा दबाव किस अधिनियम या किस चार्टर के द्वारा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया ही इसलिए था कि कंपनी के प्रशासन पर देखरेख करना और कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण रखना। आगे है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक संवैधानिक विकास की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी मेंशन कीजिए कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी ने आज की क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब कल की क्लास में इनके आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हमने चार्टर एक्ट 1853 तक कंप्लीट कर लिया है और कल की क्लास में हम चार्टर एक्ट 1858 और उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी और आपका आज की क्लास में स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और अगर क्लास सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।